हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं इंडिगो सिविल सर्विसेज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन का पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप जाइए उस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आपको यह वीडियो अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं। लेकिन कंटेंट शुरू करने से पहले मैं फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पे रिविजिटर हैं तो वीडियो को आप लाइक कर दो, बाद में आप भूल जाते हो। देखिए नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट है, देखिए हमारे अब हम लोग जानेंगे किस चीज़ को, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, मतलब सिंचाई के प्रकार। सिंचाई कितने प्रकार की होती है? तो देखा जाए तो सिंचाई 10 या 12 प्रकार की होती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप्स ऑफ इरिगेशन है वो यही है। सबसे पहला आता है सरफेस इरिगेशन, जिसको हम लोग सतही सिंचाई कहते हैं। नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन, ये मॉडर्न टेक्निक है इरिगेशन का, जिसमें पतले पतले पाइप्स लगाए जाते हैं खेत में, जिससे पानी की भी कम बर्बादी होती है। साथ में जितनी ज़रूरत होती है पानी की उतना किसी भी पौधे को मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारी केंद्र धुरी सिंचाई, जिसको हम लोग सेंटर पैवियोट इरिगेशन कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा लेटरल मूव इरिगेशन, जिसको पार्श्व चाल इरिगेशन कहते हैं। उसके बाद है सब इरिगेशन के जो भी तरीके होते हैं, जैसे बाल्टी वगैरह से पानी भरना। और सबसे लास्ट आता है मैनुअल सिंचाई, जिसको हम लोग मनुष्य के माध्यम से सिंचाई करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पतली धाराओं को हैंडपंप से जोड़ देते हैं और हम लोग उसमें इरिगेशन करते हैं। तो उन्हीं चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी करते हैं अलग अलग तरीके से, जिससे कि जितने भी प्रकार की सिंचाई है उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकें। तो इरिगेशन के जो मेथड्स जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार इस्तेमाल किए जाते हैं वह कितने प्रकार के हैं? वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा इम्पोर्टेंट, वो है सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन क्या है इसको आप लोग समझिएगा। देखो सरफेस इरिगेशन में जो इरिगेशन किया जाता है यह पौराणिक है, मतलब ये जो मतलब बहुत ओल्ड समय से, मतलब हजारों सालों से इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लडिंग। यह इसमें पानी का वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेस वाटर वेस्टेड होता था फ्लडिंग में। इसमें क्या होता था, पुराने ज़माने में पंपिंग सेट लगा करके पानी को एक ही तरफ से खेत में छोड़ दिया जाता था बहुत ज़्यादा, जिससे क्या होता था कि जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गिरता था तो वो जगह कहीं ना कहीं से देखा जाए तो वो नुकसानदायक भी बन जाता था खेत के लिए, क्योंकि वहाँ के जो भी फसल होते थे वो एक्सेस वाटर के कारण ख़राब भी हो जाते थे। नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर वाला, जो कि बॉर्डर वाला सरफेस में, बॉर्डर वाला में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको ये चीज़ तो मैं फोटो के माध्यम से अलग बता दूंगा, वैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है स्ट्रेट। अब ये देखिए स्ट्रेट वाले में क्या होता है, सीधे सीधे बना दिया जाता था, और मतलब टनल नहीं, आप इसको कह सकते हो नाली बना दिया जाता था, जिससे पानी को फ्लो किया जाता था और वो लंबी लंबी दूरी तक पानी को ले जाता था सरफेस पे ही, और उससे खेती मतलब सिंचाई होती थी। नेक्स्ट है कॉन्ट्योर फार्मिंग। जो कॉन्ट्योर फार्मिंग वैसे फार्मिंग कहते हैं जो सीधी तो रहती है, लेकिन उसमें भी क्या होता है छोटे छोटे आपको ट्रैक्स निकाल दिए जाते हैं एक सीधी में से, तो वो कॉन्ट्योर फार्मिंग आता है। रिंग फार्मिंग में क्या होता है, जो भी आपको नलिकाएं बनाई जाती हैं वो इस प्रकार से होती हैं जिससे कि जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पानी को ले जाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा बेसिन। बेसिन रूपी क्या होता है, ये भी मॉडर्न के ही अंतर्गत आता है और सरफेस वाला है। इसमें चरखुट्टे नुमा आकार का टैंक बना दिया जाता है, और टैंक में क्या करते हैं एक तरीके से एक तरफ से वाटर निकाल करके खेत तक ले जाते हैं। और कॉन्ट्योर वाला हमको पता है टैंक रूपी ही रहता है, लेकिन इसमें पतली पतली मैक्सिमम पाइप्स लगा दी जाती हैं और जो कि खेती सिंचाई करने में काम आती है। नेक्स्ट है फॉरो। फॉरो की जो होती है, आप इसका एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो। ये वाला जो है ये फॉरो वाली है, जो स्ट्रेट हो जाएगी तो सीधी सीधी, और अगर बीच बीच में ऐसे करके तोड़ के निकाल दिए गए तो वो कॉन्ट्योर वाली, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके, ये जो देख रहे हो ये सबसे मॉडर्न वाली मैं आपको बताना चाहूँगा। ये वाला जो इरिगेशन का तरीका देख रहे हैं, इसमें जो पाइप्स होते हैं इसमें पतले पतले छेद होते हैं, जो कि जो भी नए सैपलिंग्स हैं, जो नए पौधे होते हैं उसके आसपास में क्या किया जाता है कि ऐसे पाइप को दौड़ा दिया जाता है और उसमें से पानी छोटा छोटा बूंद, छोटी छोटी बूंदों में निकलते रहता है, जिसमें पानी की बर्बादी कम होती है। और कहीं ना कहीं से देखा जाए तो इससे कॉस्ट कटिंग भी किया जा सकता है वाटर वेस्टेज का। नेक्स्ट है इरिगेशन वाला। इरिगेशन ये जो आप देख रहे हो कैनल इरिगेशन, इसमें इस प्रकार से कैनल बनाए रहते हैं और पानी जाता है। ये ट्यूबवेल इरिगेशन है, मैंने आपको पहले बताया। रिवर लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है, जो भी नदियाँ के आसपास, जो भी बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं उसके आसपास के जो भी
खेत होते हैं उसको सामान्य रूप से मतलब जमीन के ही माध्यम से पानी मिल जाता है, वो रिवर लिफ्ट इरिगेशन के अंतर्गत आता है। ये भी मॉडर्न के अंतर्गत आता है। इसका इस्तेमाल वैसे अभी हिंदुस्तान में बहुत कम, पंजाब वगैरह में किया जा रहा है, हर जगह नहीं किया जा रहा है। तो ये मॉडर्न वाला तरीका है हमारा। इसमें क्या होता है कि ज़मीन के अंदर ही पतले पतले स्प्रिंकल हेड लगाए जाते हैं, जो कि खेती करने से मतलब कि खेत लगाने से पहले ही उसको लगा दिया जाता है, और बस जिस टाइम में पानी पटाना होता है उसमें पानी दौड़ाया जाता है, और इस प्रकार से स्प्रिंकल मतलब झरना रूपी उसमें से निकलने लगता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बर्बादी नहीं होती है पानी की। और इस प्रकार का जो स्प्रिंकल मेथड होता है ये गन्ने के खेत में और साथ साथ में चावल के खेत में, पैडी के खेत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ये है हमारी ड्रिप इरिगेशन जो शहर में खेती की जाती है। आप लोग देखे होगी कि आपके शहर में भी कहीं कहीं कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टमाटर, लेटेस या फिर साग वगैरह उपजाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो सबसे मॉडर्न तरीका यूज़ करते हैं ड्रिप फार्मिंग का। ड्रिप फार्मिंग में क्या होता है कि बहुत ही पतली नलिकाओं को पेड़ के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है, जो महीने के 2800 दिन 300 दिन क्या करता है, पानी थोड़ा थोड़ा मात्रा में पेड़ को देते रहता है। आप लोग को पता होगा कि साग वगैरह जो होता है, जितने भी साग होते हैं, टमाटर होते हैं, लेटिस होती हैं, ये सबको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए ड्रिप फार्मिंग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है। नेक्स्ट हमारा आता है, आप ये देख लीजिएगा, ये पुराना तरीका तो नहीं है लेकिन अभी बिहार में सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है, जो है सरफेस इरिगेशन अर्थात कि सतही सिंचाई का सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीप बनता है। और चीप होने का अर्थ क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा इस पैसे इसमें खर्च नहीं करने पड़ते हैं, और एक बार बना दिए तो भविष्य में जब तक मतलब खेती होते रहती है उस खेत पे, तब तक इसका इस्तेमाल सामान्य रूप से किया जा सकता है। इसके बारे में कहा गया है कि सतही सिंचाई के लिए मुख्य रूप से बेसिन, बॉर्डर और फॉरो सिस्टम में विभाजित किया जाता है। आप देख सकते हो ये फॉरो सिस्टम हुआ, यह व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और यह एक प्रसिद्ध प्रणाली भी है, जिसके बिना किसी उच्च तकनीकी का अनुप्रयोग से संचालन किया जा सकता है। सामान्य तौर पर यह अन्य सिंचाई विधियों की तुलना में अधिक श्रम प्रधान है। हाँ, तो अब देखिए जहाँ टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल होगा वहाँ डेफिनेटली मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सतही सिंचाई प्रणाली का उचित डिजाइन मिट्टी के प्रकार, ढलान, खेतों की समतलता, धारा के आकार और चलने के लंबाई को ध्यान में रखता है। तो ज़्यादा लंबे खेत होंगे उस केस में भी यह सक्सेसिव होता है, लेकिन अगर छोटे खेत होंगे तो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा लॉगिंग हो सकता है, रुक सकता है। इन सब चीज़ों को किसान भाई को ध्यान में रखना पड़ता है इस प्रकार की खेती करने से पहले। महीन बनावट वाली खेती, अब देखिए इसमें क्या है, दोमट मिट्टी से बनी हुई जो भी खेत होती है की तुलना में मोटी मिट्टी वाली जो मिट्टी होती है जैसे बजरी या रेत पर लंबे खेतों में जल वितरण की उच्च एकरूपता प्राप्त करना और आमतौर पर बहुत ही कठिन होता है। हाँ, ये बात तो डेफिनेटली है। तो जहाँ पे पतली मिट्टी रहेगी वहाँ पे पानी आसानी से जा सकता है, लेकिन मिट्टी मोटा होगा या बजरी वगैरह ज़्यादा होगा तो उस केस में पानी अच्छे से एक खेत में पूरी के पूरे खेत में एक रूपता से नहीं फैल सकता है। माफ़ कीजिएगा। खेत के समतल करना और पानी की खाई मतलब वाटर का जो डीच होता है वो और जलाशयों का निर्माण करना महंगा हो सकता है, लेकिन एक बार ऐसा करने के बाद लागत कम हो जाती है और स्वयं सहायता क्षमता बहुत अधिक होती है। तो ऐसे किसान लोग जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं खेत में मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर, वो लोग सतही सिस्टम का ही यूज करते हैं, जो फॉरो सिस्टम या बॉर्डर सिस्टम मतलब इस प्रकार का जो आरी नुमा होता है, ये आरी वगैरह बना के वो लोग खेती करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं बनता है, और देखा जाए तो 150-200 रुपये घंटे के हिसाब से जो पंपिंग सेट होते हैं वहाँ से पानी लेके किसान भाई 1 घंटे में ही समझो तो 10 कट्ठा 15 कट्ठा में वो लोग पानी का अच्छे तरीके से पानी से सिंचाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे सतही सिंचाई का लाभ क्या क्या है। तो आप देख सकते हो जैसे बड़े बड़े खेत होते हैं तो इसमें सतही सिंचाई ही करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि जो स्प्रिंकल मेथड होता है उसमें पानी बहुत कम निकलता है। लेकिन जो ऐसे खेत जैसे कि गन्ने का खेत हुआ, साथ साथ में हमारा पैडी धान का खेत हुआ, उन सबों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए सतही सिंचाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर सतही सिंचाई नहीं किया जाएगा तो वैसे में खेत उतने अच्छे तरीके से उपज नहीं दे पाएगा। तो इसके बारे में कहा गया है इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो स्थानीय सिंचाई करने वाले लोग आमतौर पे कम से कम इस बात की समझ होती है कि सिस्टम कैसे संचालित और बनाए रखते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या मैं आपको बता देता हूँ
कि जो किसान लोग जिनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होता है, वो लोग इसको नहीं जानते हैं कि सतही सिंचाई किस प्रकार से करना है, जिसमें कि वेस्टेज ऑफ वाटर भी नहीं हो और साथ साथ में जो रिजल्टेंट है वो भी ढंग से मिल सके। उसके बाद है सतही सिंचाई प्रणाली को न्यूनतम पूंजी निवेश के साथ खेत के स्तर पर विकसित किया जाता है। तो सतही सिंचाई में तो पता है ज़्यादा टेक्नोलॉजी का खर्च नहीं, तो टेक्नोलॉजी का जब खर्च नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे ज़्यादा पूंजी निवेश नहीं करना पड़ेगा। आवश्यक संरचनात्मक तत्व खेतों के किनारे पर स्थित होते हैं, जो संचालन और रखरखाव गतियों की सुविधा भी प्रदान करते हैं। उसके बाद है सिंचाई, सतही सिंचाई प्रणाली जलवायु और जल गुणवत्ता विशेषताओं से कम प्रभावित होती है। तो हाँ, सही बात है कि देखो, सिंपल सी बात याद रखना आप लोग कि जहाँ पे जलवायु ज़्यादा नहीं बदलती, तूफान या फिर बिजली बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह नहीं आता है, तो वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव मतलब प्रभावित नहीं करेगा। गुरुत्वाकर्षण प्रवाह प्रणाली सिंचाई की एक अत्यधिक लचीली, अपेक्षाकृत और आसानी से प्रबंधन विधि है। तो अब हम लोग जैसे चौर वगैरह में देखते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि एक तरफ से दूसरे तरफ धीरे धीरे झुकाव होता है। तो उस केस में क्या होता है कि ग्रेविटेशनल जो इरिगेशन होता है, जिसमें एक तरफ से पानी को बहाया जाता है और बहुत दूर दूर तक के एरिया में पानी चला जाता है, तो उसी को ग्रेविटेशनल इरिगेशन कहते हैं। और ये देखा जाए तो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, आसानी से लोग कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, खर्च वगैरह ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। लेकिन इस तरीके की सिंचाई का भी ना नुकसान भी है। अब नुकसान क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। मिट्टी जिसका उपयोग खेत के पानी पहुंचाने के लिए किया जाना चाहिए, ऐसे में गुण होते हैं जो स्थानीय और अस्थायी दोनों तरह से अधिक भिन्न होते हैं। देखो क्या होता है ना कि मैं आपको बताता हूँ, ये ग्रेविटेशनल जो प्रवाह होता है सिंचाई का मतलब इरिगेशन सिस्टम होता है, उसमें देखा गया है कि वैसे खेत जो ऊंचे एरिया में होते हैं, ऊंचे एरिया के खेत से जो फर्टिलिटी होती है वो धीरे धीरे निचले एरिया के खेत तक चले जाते हैं। और अगर यहीं पर अगर एक तालाब हुआ तो सारे के सारे जितनी फर्टिलिटीज़ हैं वो कहाँ चले जाएंगे, तालाब वगैरह में चले आते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये नुकसानदायक भी होता है। लेकिन इसमें कुछ इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर ही बनता है कि अगर अत्यधिक रूप से कोई एरिया जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होती, या फिर वहाँ पे सालों भर बरसात नहीं होती, या पानी की समस्या आने की चांसेस होती है, तो उस केस में इस प्रकार का गुरुत्वाकर्षण जो मतलब सिंचाई का जो तरीका है, मतलब ग्रेविटेशनल इरिगेशन, वो किया जाता है। सतही सिंचाई प्रणाली आमतौर पर स्प्रिंकलर और टिकल सिस्टम की तुलना में पानी की लागत में कम कुशल होती है। तो स्प्रिंकलर वगैरह या फिर टिकल सिस्टम जो होता है ये कम पानी छोड़ता है, उसमें बहुत कम पानी निकलता है। जो झरनानुपी आप देखे होंगे मूवी वगैरह में, देखोगे कि ऐसा लगा रहेगा, जो इसमें एक मशीन लगा हुआ रहता है जिसके नीचे से पानी इसमें जाता है और ये स्प्रिंकल करते रहता है, ये घूम घूम करके पानी फैलाते रहता है। तो ये सब पानी बहुत कम वेस्ट करता है और पानी ही कम निकलता है। तो वैसे खेत जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो वो कुशल भी नहीं होगा, वो कम कुशल हो जाएगा, उस जगह पे वो इनफेक्टिव साबित हो जाता है। एक परिवहन और वितरण सुविधा के रूप में क्षेत्र की सतह का उपयोग करने की आवश्यकता के लिए आवश्यक है कि यदि संभव हो तो खेत को अच्छी तरह से वर्गीकृत किया जाना चाहिए। देखो लास्ट में एक बात आती है कि जितने भी खेत हैं, जो भी प्रकार के खेत हैं, अगर कोई चौर का ही एरिया, मान का एरिया है, और वहाँ पे अगर अच्छे तरीके से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, वर्गीकृत कर दिया जाएगा खेतों को, तो उससे क्या होगा कि ज़रूरत पड़ने पे, जिस खेत में ज़रूरत पड़ेगी पानी की, वहाँ पे पानी को आसानी से पहुँचाया जा सकेगा। लेकिन अगर सिस्टमेटिकली नहीं किया जाएगा तो उससे समस्या आने की चांसेस रहती हैं। देखो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर ड्रिप सिस्टम को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ड्रिप सिस्टम में होता है क्या, व्हाट इज ड्रिप इरिगेशन। तो और साथ साथ में हम ड्रिप इरिगेशन का एडवांटेज भी समझेंगे और ये किस प्रकार से होता है वो समझेंगे। तो आप देख सकते हो सबसे पहले इस प्रकार के, आप अगर फोटो में दिख रहा होगा आप लोग को, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार का एक टैंक होता है जिसमें हम लोग पानी को स्टोर करते हैं, और वो टैंक में यहाँ पर आप ये छोटे छोटे और भी टैंक होती है, ये फर्टिलाइजर्स इसमें डाले हुए रहते हैं। जैसे कि अगर नाइट्रोजन की ज़रूरत है नाइट्रोजन, कैल्शियम की ज़रूरत है कैल्शियम, फॉस्फोरस वगैरह जो भी चीज़ को पेड़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कोई खेत ऐसा, कोई ऐसा मतलब फ्रूट है या कोई ऐसा सब्जी है या फल है जिसको कोई स्पेशल प्रकार का फर्टिलाइजर की ज़रूरत हो, तो वो इसमें डाल दिया जाता है पानी में मिश्रित करके। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक पंप लगा हुआ रहता है जो वाटर को पंप करता है इन पाइप्स में। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ पाइपियरी फिल्टर्स होते हैं जो कि पानी में जो भी दूषितपन होता है जो कि पेड़ पौधों को नुकसान कर सकता है, उसको यहाँ पे छाना जाता है। और उसके बाद
इन अंडरग्राउंड सिस्टम से अलग अलग चैनल्स में जो भी हो, जिस प्रकार के भी खेती की जा रही है या फसल लगे हुए हैं, उसमें ड्रिपिंग सिस्टम से, ड्रिपिंग सिस्टम को से मतलब क्या, आप देख रहे हो इस प्रकार से पाइप दौड़ा दिया जाता है जिसमें पतले पतले छेद होते हैं, जिस छेद से ज़रूरत के मुताबिक पानी गिरते रहता है। और यह देखा जाए तो एक्सपेंसिव तो है, महंगा तो है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से पेड़ पौधे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सभी पेड़ को सामान्य रूप से फर्टिलाइजर्स, पानी या फिर जो भी पौष्टिक तत्व होता है, चाहे दवा होती है, वो मिल जाता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल मीन्स होता है उसमें कोई पेड़ को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, तो उससे समस्या आने की चांसेस रहती हैं। अब ड्रिप सिस्टम को समझिएगा। तो फसल को उगाने के लिए ड्रिप सिंचाई सबसे कुशल जल और पोषक तत्व वितरण प्रणाली मानी जाती है। यह पानी और पोषक तत्वों को सीधे पौधे के जड़ क्षेत्र में सही मात्रा में और सही समय पर पहुंचाता है। इसलिए प्रत्येक पौधे को ठीक वैसा ही मिलता है जब जिसकी आवश्यकता होती है, ताकि वह बेहतर तरीके से विकसित हो सके। ड्रिप सिंचाई के लिए किसान पानी के साथ साथ उर्वरकों, ऊर्जा और यहाँ तक कि फसल सुरक्षा उत्पादक को बचाते हुए अधिक उपज पैदा कर सकते हैं। और इसके लिए देखा जाए तो मैं एक चीज़ को देखा हूँ, ये किसान के लिए एक्सपेंसिव तो बनता है, लेकिन एक्सपेंसिव होने का ये मकसद नहीं है कि यह फ़ायदेमंद नहीं है। इसके फ़ायदेमंद होने का सिर्फ एक कारण होता है कि यहाँ पर सब चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से होता है, और जब ज़रूरत जहाँ जितने पानी की होती है उस तरीके से उसका इस्तेमाल होता है। तो पानी में और पोषक तत्व तो पूरे खेत में ड्रॉपर लाइंस नामक पाइपों से वितरित किया जाता है। तो ये पाइप आपको बच्चों अभी यहाँ ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन भी इस पाइप में छोटे छोटे मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखना, ये अगर कभी मौका मिलेगा तो आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार का पाइप होता है। और इस पाइप में पतले पतले छेद होते हैं, एकदम छोटे छोटे, जिसमें से सूक्ष्म छेदों में से सिर्फ ड्रॉप के माध्यम से, बूंद के माध्यम से ही सिर्फ उसमें से पानी गिर सकता है। तो इस प्रकार से जब बूंद के माध्यम से पानी गिरता है तो ये उतने ही मात्रा में निकलता है जितना जरूरत होता है, और ये डायरेक्ट पौधे को एकदम जड़ क्षेत्र में ही, मतलब जो उसका जो रूट क्षेत्र होता है वहीं पे पौष्टिकता प्रदान कर देता है और साथ साथ में पानी प्रदान करता है। जिस तरीके से ये ड्रिप इरिगेशन महंगा होने के बावजूद ही बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और साथ साथ में एडवांटेजियस रहता है। नेक्स्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये भी मॉडर्न आप देख सकते हो पुराने ज़माने में, आप खुद आप सोचो कि एक यहाँ पे नलिका बना दी गई है पानी की जिसमें पानी बह रहा है, या फिर ऐसे पाइप को बिछा दिए गए हैं जिसमें से छोटे छोटे बूंद बन के पानी गिरते हैं, और ये पेड़ पौधे के लिए, जो भी पौधे वगैरह होते हैं आसपास के लगे हुए, उसके लिए बेनिफिशियल होता है। कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको दिख जाएगा, इस प्रकार से ही ड्रॉपलेट्स उसमें से इसी एरिया से गिरता है। अब देखिए कहता है किसान निम्नलिखित कारणों से ड्रिप सिंचाई को पसंद करते हैं। अब क्या ऐसा कारण है जिसमें किसान बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस प्रकार की ड्रिप सिंचाई की? तो सबसे पहला है उच्च सुसंगत गुणवत्ता पैदावार। तो इसमें देखो, जब पेड़ पौधों को सामान्य रूप से पानी, फर्टिलाइजर्स, दवाइयाँ मिलेगी तो वो सामान्य रूप से बढ़ेगा। और अगर एक पेड़ समझिए तो 100 ग्राम मिर्ची को, यहाँ पे ये तो लगा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, शायद मिर्ची का ही पेड़ होगा, अगर कोई पेड़ ड्रिप फार्मिंग के कारण अगर एक पेड़ 100 ग्राम मिर्ची अगर पैदा कर रहा है, तो याद रखिएगा इस केस में, मतलब जिस परिस्थिति में, जिस समय में यहाँ पर और जितने पेड़ लगाए हैं वह भी करीब करीब देखा जाए एवरेज में 100 ग्राम ही मिर्ची देगा। तो उत्पादन यहाँ पर देखा जाए तो सामान्य रूप से हर पेड़ से होगी, इसीलिए बहुत ज़्यादा किसानों के द्वारा ड्रिप फार्मिंग को पसंद किया जाता है। दूसरा ये बात कि अब देखो कुछ ऐसे प्रदेश होते हैं, हमारे बिहार उत्तर प्रदेश के एरिया में ना पानी की समस्या नहीं होती है, लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश के अलावा बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तान के प्रांत हैं जहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो टैंक के माध्यम से, उसी आपको तो पता है कि ये जो ड्रिप फार्मिंग होती है टैंक के माध्यम से होती है, तो इसमें पानी की भारी बचत होती है। वाष्पीकरण 0% होता है, एकदम बहुत न्यूनतम होता है, बहुत कम होता है, और इसमें कोई अपशिष्ट नहीं, मतलब कादो कीच नहीं बन जाएगा, वहाँ पे लोग आसानी से जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई अपवाह भी नहीं होता है, अपशिष्ट भी नहीं बचता है। 100% भूमि का उपयोग, अब पानी जहाँ तक जरूरत होती है वहाँ तक पानी पहुँचाया जा सकता है, इसलिए जो भूमि का उपयोग होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। किसी भी स्थलाकृति और मिट्टी के प्रकार के समान रूप से ड्रिप सिंचाई करता है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है।
कि जैसे कि अगर कोई बजरी वगैरह बालू वगैरह बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो ड्रिप जो फार्मिंग है उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करके जितना ज़रूरत है उतने पानी को वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी मिट्टी है जिसको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे भी उसको कंट्रोल रूपी में कम करके या ज़्यादा करके इस्तेमाल किया जा सके, इसीलिए बहुत ज़्यादा किसानों को ये पसंद भी आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट 4 नंबर पॉइंट की ऊर्जा की बचत। देखो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करना है, अगर हमको कोई चीज़ किसी भी हमारे प्रोडक्ट का मूल्य ज़्यादा न बन हो जाए, इसके लिए हम लोग जो व्यर्थ का जो खर्च है उसको हम लोग कम करते हैं। तो ड्रिप सिंचाई किसानों पर कम दबाव बनाती है। किसी हाँ एक बार फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम तक काम आता है, इसीलिए क्योंकि उसमें ऊर्जा का बचत, पानी का बचत, साथ साथ में मेहनत कम लगती है कि हमें मजदूर वगैरह पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत जो होती है वो कहीं ना कहीं से कम हो जाती है। बिना लिंचिंग के उर्वरकों को फसल सुरक्षा। अब देखो पेड़ पौधे में जैसे कि अगर थोड़ा सा टाइम बढ़ गया, मतलब समझिए कि जो यहाँ मिर्च का पेड़ लगा हुआ है ये करीब करीब 1 महीना पुराना हो गया, तो इसमें मिर्च उपजेगा। अब मिर्च उपजेगा भैया तो अब इसको लिंचिंग करने का जरूरत पड़ेगा, अब लिंचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है और फसल सुरक्षा ज़्यादा होती है। तो इसलिए देखा जाए तो ट्री फार्मिंग इम्पॉर्टेंट भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट कि यहाँ पे हमें नेचुरली मौसम पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कम जोखिम होता है। भाई पानी अगर पता है बारिश नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी तो कोई इशू नहीं है, हम ड्रिप फार्मिंग के माध्यम से पानी ला करके कर लेंगे, टैंक से पानी लाएंगे और उसको रिजर्व कर लेंगे और उस जब ज़रूरत जितनी पड़ेगी उस हिसाब से हम लोग फार्मिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मौसम वगैरह मौसमी बारिश पे डिपेंडेंट रहने की जो कंडीशन थी वो कहीं ना कहीं से यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। देखो हम लोग देख सकते हैं ड्रिप फार्मिंग का एक दूसरा मतलब जो लेआउट है, अब इसको समझने की कोशिश आप लोग करना। ये नॉर्मल वाला ड्रिप फार्मिंग है बच्चों, आप इस लोग इसको जानिएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये ग्राउंड वाटर वाला है, मैंने तो आपको फिल्टर वाला बताया है, ग्राउंड वाटर वाला समझिएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये वाटर सोर्स है जो कैनाल का रिवर का है, ठीक है। यहाँ से पानी को कलेक्ट किया जाता है पीवीसी पाइप के माध्यम से, एक छोटा सा पॉन्ड बनाया जाता है, फार्म पॉन्ड, उसमें कलेक्ट किया जाता है। फिर यहाँ पर बाईपास वाल्व्स वगैरह लगाए जाते हैं। फिर यहाँ पर एक सैंड सेपरेटर मतलब बालू सेपरेट करने के लिए एक यंत्र बनाया था। अब देखिए कूड़े कचरे तो जरूर आएंगे आपको, ऐसे वाले जो भी कैनाल वगैरह उसमें तो कूड़ा कचरा बालू मिट्टी वगैरह कदला वगैरह सब कुछ प्राप्त होता है वहाँ से। तो उसके लिए एक सेपरेटर लगाया जाता है जिसको हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर भी कहा जाता है। हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे साफ पानी हमारे जितने भी पौधे हैं वहाँ तक जाता है। उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे स्क्रीन फिल्टर लगाया जाता है, ये सब फिल्टर है। और इससे में वेस्टेज आउटपुट के लिए यहाँ पे छोटे छोटे पैनल्स बनाए जाते हैं जिसमें जो वेस्टेज हो उसको आसानी से निकाला जा सके। फिर यहाँ पे वेंचुरी इंजेक्टर लगा हुआ है और लास्ट में ये बैक वॉश वाल्व लगा हुआ है जिसको वॉश सफाई वगैरह करने के लिए किया जाता है। और ये सैंड मीडिया फिल्टर है। अब इसको प्रेशराइज करके एनवीआर पंप के द्वारा क्या किया जाता है, इस प्रकार से एक पाइप के माध्यम से छोड़ा जाता है जहाँ पर भी हमारा खेत है। और इसी पाइप से एक सब छोटे छोटे पाइप्स लगे रहते हैं, बड़े पाइप से छोटे पाइप लगे जाते हैं जो ड्रिप इमीटर के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे इंडिंग लगा दिया जाता है। अगर आगे खेत नहीं है तो यहाँ पे इंडिंग वाल्व लगा लिया जाता है और जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से जो भी पौधे हैं उस तक पानी सामान्य रूप से पहुँच जाता है। तो ये हमारा एक लेआउट रहा किस चीज़ का, ड्रिप फार्मिंग का। अब स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, इसका इस्तेमाल मैक्सिमम देखा जाए तो वैसे कंट्री जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है वहाँ की जाती है। हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। नहीं फेमस होने के पीछे कारण क्या है, ये ओवर एक्सपेंसिव हो जाता है और ओवर मेंटेनेंस ढूंढता है। तो ओवर मेंटेनेंस ओवर एक्सपेंसिव होने का इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। इसमें डायरेक्ट जो भी वाटर का कोई भी वाटर का सोर्स हो, जरूरी नहीं है वो कि वेल ही हो, वो पॉन्ड भी हो सकता है, वो कैनाल भी हो सकता है, वहाँ से पंप लगा करके डायरेक्ट डिलीवरी पाइप में डाल करके इस प्रकार के मशीन्स में लगा देती है। मैं आपको बता देता हूँ ये मेटालिक मशीन्स होता है, ये प्लास्टिक का नहीं होता है। और मेटालिक मशीन होने के कारण ये बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है और ज़्यादा ड्यूरेबल भी नहीं होता है क्योंकि ये मोशन वाले इसमें पार्ट्स लगे रहते हैं जो हमेशा घूमते फिरते रहते हैं। तो ज़्यादा घूमते घूमते जल्दी से ये ख़राब होने का भी चांस रहता है। लेकिन इसमें पानी की बर्बादी कम तो होती ही है, साथ साथ में इक्वल मात्रा में ये पूरे खेत में पानी को भेजता है, इसलिए बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एक तरीके से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं से किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी साबित हुआ है।
बहुत सारी विकसित मुल्क जैसे कि जापान हुआ, अमेरिका हुआ, वो इसी प्रकार के इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करती है, क्योंकि इसमें कॉस्ट कटिंग उनके हिसाब से तो ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो सब विकसित कंट्री है, उनको पैसे का उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है बनिस्पत हम लोग के। ठीक है, तो आप लोग देखना है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है क्या और ये काम कैसे करता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए कहा गया है, छिड़काव संचालन प्रणाली एक पंप की मदद से उच्च दबाव में पानी के आवेदन की अनुमति देती है। मतलब यहाँ प्रमोट करता है किस चीज को, हाई प्रेशर वाले। देखो यहाँ जो पंप लगा हुआ है ये बहुत ही हाई प्रेशर से डिलीवरी पाइप के माध्यम से पंप पानी भेजता है। तो यहाँ पे तेजी से पानी निकलने के कारण यह घूमने लगता है, और ये घूमने कैसे लगता है, एक्चुअली ये टू एंड फ्रो घूमता है, जैसे कि ये इधर से इधर जाएगा फिर इधर से इधर आएगा, और जो पानी एक तरीके से निकल रहा है उसको वो छिड़क देता है। यह पाइपों में रखे छोटे व्यास के नोजल के माध्यम से वर्षा के समान पानी छोड़ता है, और सबसे बड़ी बात ये वाटर जो छोड़ता है वो रेन के रूप का होता है। पानी की पाइप की एक प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाता है, हवा में छिड़काव किया जाता है, और निर्वहन क्षमता की विस्तृत श्रृंखला के कारण अधिकांश मिट्टी के प्रकार में सिंचाई कर देता है। तो जैसे कि हम लोग बाल कटाने वगैरह जाते हैं तो आप देखे होंगे कि वो लोग जो पंप का इस्तेमाल बाल पे पानी डालने के लिए करते हैं, तो उसमें आप लोग देखें छोटे छोटे बूंद के माध्यम से पानी निकलता है। तो इसीलिए जो स्प्रिंकल होता है ना, ये बूंद के माध्यम से बरसात रूपी फेंकता है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल बन जाता है वो खेतों के लिए और किसानों के लिए भी। अब इस स्प्रिंकलर जो सिंचाई है इसके लाभ क्या क्या है, तो जल परिवहन चैनलों को हटा देता है, जो 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 नेटवर्क हम लोग इस्तेमाल करते हैं पानी लाने के लिए, कैनाल्स वगैरह, उसको वो हटा देता है, जिससे परिवहन हानि कम हो जाती है। हरी मिट्टी को छोड़कर सभी प्रकार की मिट्टी के लिए उपयुक्त होता है। 30 से 50% तक यहाँ पर पानी की भी बचत हो जाती है। सिंचाई के लिए उपयुक्त, जहाँ प्रति इकाई क्षेत्र में पौधे के आबादी बहुत अधिक होती है। उपज बढ़ाने में मदद भी करता है, मिट्टी की संघनन कम करता है, सिस्टम की गतिशीलता, सिस्टम के संचालन को आसान बनाने में मदद भी करता है, और लहरदार भूमि के लिए उपयुक्त है। मतलब लंबे लंबे जो एरिया होते हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कितना दूर तक का यहाँ पे एरिया है, तो और ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बरसात वाला एरिया भी नहीं, क्योंकि पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, तो इस जगह पर भी ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा लाभदायक भी लोग मानते हैं। नेक्स्ट, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हिंदुस्तान में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, याद रखिएगा, लेकिन भविष्य कोई नहीं देखने गया है। कभी भी हम लोग नहीं सोचे थे कि एक दिन वीडियो कॉल पे बात भी कर सकेंगे, तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि इस प्रकार के सिस्टम हिंदुस्तान में भी आ जाएंगे, जो कि एकड़ों हजारों एकड़ों की भूमि को एक ही बार में इरिगेट कर सकेगा। इसको हम लोग सेंटर पैवियोट इरिगेशन या केंद्र धुरी सिंचाई भी कहते हैं। एक केंद्र धुरी सिंचाई प्रणाली एक जंगम पाइप संरचना है जो पानी की आपूर्ति से जुड़े केंद्रीय धुरी बिंदु के चारों ओर घूमती है। यहाँ पे जो देख रहे हो, यह एक इस प्रकार का एक लटकता हुआ, मैं बताता हूँ, एक मिनट, देखिए इस प्रकार से लटकता हुआ एक पाइप में एक पैनल होता है, एक रिंग नुमा होता है, जिसमें से पानी स्प्रिंकल के माध्यम से घूम घूम करके निकलते रहता है। ठीक है, तो अपनी उच्च दक्षता, उच्च एकरूपता, असमान इलाकों की सिंचाई करने में सक्षमता और कम पूंजी, देखो बहुत बड़ी बात है कि किसी भी किसान के लिए ज़्यादा पूंजी लगना सही नहीं होता है, और रख रखाव, ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं मांगता है, और प्रबंधन के लागत के कारण दुनिया में सबसे लोकप्रिय स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली है। और ये आती है कि इसके अंतर्गत स्प्रिंकलर सिंचाई के, और ये बहुत ही आसान होता है, जितने यहाँ से यहाँ तक दूरी को आप आसानी से खोल सकते हो, और ये मतलब जो भी पार्ट्स जहाँ तक ज़रूरत पड़ रही है आप उसको इजीली डिसअसेंबल भी कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इसको अच्छा भी माना जाता है। केंद्रीय धुरी सिंचाई प्रणाली का इतिहास 1950 के दशक में नेब्रास्का में शुरू हुआ था, और अब दुनिया के सैकड़ों हजारों केंद्रीय धुरी सिंचाई प्रणालियां हैं। केंद्र धुरी ट्रैक्टर द्वारा ड्राफ्ट जानवरों के प्रतिस्थापन के बाद से कृषि में शायद सबसे महत्वपूर्ण यांत्रिक नवाचार है। स्प्रिंकलर साइंटिफिक अमेरिकन, अब इसको कहा गया स्प्लिंटर, इसको कहा जाता है, अमेरिकन वर्ड है ये, और नेब्रास्का से इसको शुरू किया गया था। सिस्टम विद्युत चलित ट्रैक्टर पहियों द्वारा क्षेत्र के माध्यम से चलते हैं। धुरी के बाहरी छोर की ओर छिड़काव प्रवाह दर बढ़ जाती है, क्योंकि धुरी का अंत तेजी से यात्रा करता है, और प्राथमिक डिजाइन बाधा धुरी के अंत में अप्रवाह को रोकती है, जहां आवेदन उच्च दर पे। देखो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी में लिखा गया है, मैं इसको समझा देता हूँ।
देखो ऊपर से जो फ्लो आता है पानी का वो लास्ट में आकर के रुक जाता है, और जहाँ पे ये रुकता है वहाँ पर एक रिवॉल्व घूमने वाला एक यंत्र लगा रहता है जो घूमते रहता है। और समझिए तो जैसे कि हम लोग बाथरूम में नहाते हैं तो ऊपर से पानी गिरता है ना, तो वो तो एक ही तरफ गिरता है, तो यह पानी को सभी तरफ फैलाते रहता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इसको मतलब नवचारित माना जाता है, बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी का माना जाता है, और बहुत सारे किसानों के द्वारा जो कि डेवलपिंग नहीं डेवलप्ड कंट्री में रहते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अभी इसी का एक मॉडर्न ये वाला है जिसको हम लोग लैटरल मूव इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। इसमें एक ट्रैक्टर लगा रहता है जो कि सैटेलाइट माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, और ये धीरे धीरे एक ट्रैक पे आगे बढ़ते रहता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे आगे तरफ बढ़ते रह चलता है। और ये आपको पता होना चाहिए ये इस्तेमाल किस रूप से करता है, तो देखिए यहाँ पे बताया पार्श्व चाल सबसे अच्छी तरह से जानी जाती है। चैनल फीड सिस्टम एक श्रम और ऊर्जा बतकता है, तो ये चैनल फीड के तरीके होता है। तो चैनल फीड क्या होता है, ये जो पार्ट देख रहे हो ये चैनल फीडिंग सिस्टम कहलाता है, जो हॉज शिफ्ट और न्यूनतम ऑपरेशन प्रेशर ड्रैग होज और अंडरग्राउंड मेन होल के माध्यम से कोई घर्षण नुकसान नहीं होता। तो अब देखिए चलता फिरता ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको ज़रूरत पड़ने पे आप हटा भी सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और इस प्रकार का जो बोरवेल होता है वहीं से ये पानी लेता है, पंप के माध्यम से ये इसमें पानी को भेजता है, जिससे कि आसानी से क्या हो जाता है, तो इरिगेशन मतलब सिंचाई हो जाती है। यह समाधान एक उच्च प्रवाह लेटरल मूव की तरह अच्छी तरह से अनुकूल है, जबकि पैकॉर्ड का ग्रेड एक ओपन एयर चैनल के निर्मित अनुमति देने वाला अपेक्षाकृत स्तर है। तो देखो इसमें अलग अलग तरीके के सिस्टम होते हैं, पैकॉर्ड सिस्टम होता है, तो ये देखा जाए तो इसको ज़्यादा अभी मॉडर्न के टाइम में सबसे ज़्यादा इसी को इस्तेमाल मॉडर्न कंट्रियों के द्वारा किया जा रहा है। हिंदुस्तान वगैरह में ये टेक्नोलॉजी नहीं चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ के खेत उतने बड़े नहीं हैं जितने वेस्टर्न कंट्री के खेत हुआ करते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा है ये सब इरिगेशन सिस्टम वाटिंग से, जिसमें मैनुअली पानी डाला जाता है। देखो तो जैसे कि कुछ कंट्री जैसे कि जापान हुआ, तो जापान वगैरह तो समुंदर के बीच में है, आपको पता होना चाहिए, तो मतलब जो तटीय जगह है उससे वो बहुत दूर पड़ता है, और वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है ऐसे फल जो कि सामान्य तौर पे यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए सब इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। सब इरिगेशन सिस्टम कैसा होता है कि जहाँ पर पेड़ पौधे लगाए रहते हैं वहीं पर नीचे में एक चैनल नुमा बना हुआ रहता है, जहाँ पे लोग मैनुअली पानी डालते हैं, और ज़रूरत पड़ेगी ज़रूरत के हिसाब से जो एयर स्पेसेस होते हैं उसमें जैसे गर्मी वगैरह बढ़ती है तो बाष्पीकृत होकर के जितनी भी मिट्टी होती है उसमें पानी में चलाते हैं, जिससे कि सलजम हुए, स्ट्रॉबेरी हुए, ये सब बहुत ही आसानी से उपजाया भी वहाँ पे जा सकता है। इसके बारे में क्या कहता है आप लोग इसको ढंग से समझिएगा। वाणिज्यिक भूमि निर्माण और कंटेनर बागवानी में एक उप सिंचाई प्रणाली बॉक्स या कंटेनर के नीचे स्थित होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं उप सिंचाई के दौरान पानी को पौधे की तली में लगाया जाता है और कोशिका क्रिया के माध्यम से जड़ों और तनों तक ऊपर की ओर जाने दिया जाता है, जिससे इसमें बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार की सिंचाई प्रणाली का उपयोग अक्सर शहरी सेटिंग या ऊंची इमारत में किया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को अपने छत पे करना हो, जैसे जापान वगैरह में तो ज़मीन की कमी है आपको पता है, तो वहाँ पे इस प्रकार की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, क्योंकि अब शिफ्टिंग अब 10 मंजिले पे खेती करनी है तो वहाँ तो पानी नहीं ले जाया जा सकता। तो इस प्रकार के मॉडर्न मिट्टी में ही मॉडर्न यंत्र में मिट्टी वगैरह डाल के सलजम वगैरह बहुत अच्छे से उपजा दिया जाता है। एक उप सिंचाई प्रणाली अनिवार्य रूप से एक पौधे को बढ़ते माध्यम से नीचे दबे हुए पाइप और ड्रिप उत्सर्जक की एक श्रृंखला होती है, जो पानी के कंटेनर के नीचे एक पंप से किया जाता है, जहाँ जड़ इसे ढूंढती है और इसे ऊपर जाती है। तो आपको पता होना चाहिए जैसे ये जो रूट्स देख रहे हैं ये खुद ब खुद नीचे चला जाता है, और जहाँ जड़ पानी है तो वहाँ पे अपने हिसाब से उसमें उसके रूट्स और शूट्स होते हैं वो पानी में चले जाते हैं, और ज़रूरत के हिसाब से जितने भी खाद हुआ या पानी हुआ उसका पेड़ तक वो संचरित कर देती है। यह पारंपरिक ओवरहेड वाटरिंग सिस्टम के विपरीत है, जहाँ पानी जड़ों के शीर्ष पर लगाया जाता है और नीचे की ओर बहता है। और यहाँ पर बात है कि यहाँ जो पानी जिसमें जो दिया जाता है इसमें ऊपर से पानी नहीं दिया जाता है किसी भी पेड़ पे, जैसा कि एज यूजुअल हम देते हैं, बल्कि यहाँ पर जो पानी दिया जाता है वो नीचे में दे दिया जाता है, जिसको कि जड़ अपने हिसाब से खोज करके उस पानी को अपने पौधे तक ले जाता है। देखो ये वाला हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब ये वो जो फोटो मैं दिखाया था वो आपको दूसरे कंट्री का था, लेकिन ये हिंदुस्तान में भी यूज होते हैं, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह हैं वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं।
आप अगर कोई भी बड़े शहर में रह रहोगे, आप देखोगे बहुत ही ताज़ी सब्जियां आती है, जबकि वहाँ के आसपास 100 किलोमीटर तक कोई आपको खेत वगैरह वैसे नहीं दिखते। तो उसके पीछे याद रखिएगा इस प्रकार के छोटे मोटे फार्म्स होते हैं जिसके जो मालिक होते हैं वो मोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं इस प्रकार के सिस्टम को लगाने के लिए। तो हालांकि यह दिखाया गया है कि इसके कुछ फायदे भी। उप सिंचाई प्रणाली घुलनशील लवणों के संचय में प्रोत्साहन भी करती है। इसका कारण यह है कि घुलनशील लवण निचली मिट्टी के प्रोफाइल में नहीं जाती और घुलनशील लवणों का संचय पौधे की वृद्धि और विकास का महत्वपूर्ण प्रभाव भी डाल सकता है। जो भी लवण वगैरह होते हैं वो डायरेक्टली इस पाइप के माध्यम से चले जाते हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल रहता है पेड़ के लिए। इसका एक नुकसान के बावजूद पानी और पोषक तत्व संरक्षण दोनों के प्रोत्साहित करते हुए उप शिक्षा प्रणाली सिंचाई प्रणाली श्रम बचत कर सकती है, क्योंकि पानी केवल कंटेनर या रोपण बॉक्स के बाहर नहीं निकलता है, और अतिरिक्त क्योंकि पौधे सीधे सीधे अपनी जड़ों में पानी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि अब कंटेनर में हम डायरेक्ट पानी डाल रहे हैं तो इसमें पानी बर्बाद होने का कोई चांस ही नहीं बनता है, और जितना जो भी दवाइयाँ वगैरह डाले तो वो भी बाहर नहीं जाता है। तो पौधा अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस पानी को यूटिलाइज कर सकता है अपने आप को बढ़ाने के लिए भी। और साथ में एक और चीज़ की जो खस्ता फफूंदी या फिर जो बीमारी पेड़ पौधे को हो जाती है उससे भी रोका जा सकता है, क्योंकि दवाइयाँ वगैरह पहले से ही पानी के माध्यम से भेजी जा चुकी है वहाँ पे। तो किसी भी प्रकार का फंगस वगैरह भी इस पे नहीं आता है, क्योंकि बाहर जो जहरीली पानी होते हैं, क्योंकि हमने जिस प्रकार के आपको पता होना चाहिए नेचर में पेड़ पौधों को भी खराब करने के लिए बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, तो वो सब यहाँ पे नहीं मिलते, क्योंकि ट्रीटेड वाटर यहाँ पर भेजा जाता है। तो ये पानी जो सामान्य पानी के संपर्क में नहीं जाता है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और समझिए तो इसमें पानी खेत जितने भी होते हैं उस पर पेड़ पौधे का कहीं से भी नुकसान नहीं होता है। देखो नेक्स्ट हमारा है ये मैनुअल फार्मिंग हुआ। लेटिस का जो पेड़ होता है आप देखते हो इसका इस्तेमाल बर्गर वगैरह पे किया जाता है, या फिर जो भी प्याज वगैरह होते हैं आप देख सकते हो जिस पे या फिर ब्रोकली वगैरह होता है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आता है हमारे मैनुअल इरिगेशन के अंतर्गत। देखो मैनुअल इरिगेशन क्या होता है, इसमें कोई भी पेड़ जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का, तो इस प्रकार का जो कंटेनर्स होता है उसमें से हम लोग पानी को डालते हैं डायरेक्ट पेड़ पर। तो इसको समझिएगा, फसलों के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए मैनुअल सिंचाई प्रणाली बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी तरीके हैं। मैनुअल सिंचाई प्रणाली को संभालना आसान है और तकनीकी उपकरणों की कोई आवश्यकता इसमें नहीं होती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि पानी के नुकसान और फसल की कमी की बचत के लिए इसका निर्माण सही तरीके से किया जाए। सिस्टम उच्च स्व सहायता संगतता की अनुमति देते हैं और कम प्रारंभिक पूंजी लगाते हैं। इसका उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। देखो हम लोग का जो प्रदेश है जिसमें हम लोग रहते हैं यहाँ पर वैसे किसान जो कि छोटे मोटे किसान होते हैं जिनके पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा ज़मीन होता है, लेकिन उनको बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ों को उपजाना होता है, तो उसके लिए वो लोग मैनुअल इरिगेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अब उनके 10 कट्ठे ज़मीन नहीं है, 1 कट्ठे की ज़मीन है जिसमें उनको खेती भी करना है और साथ साथ उनको रहना भी है, तो वो लोग आधा से ज़्यादा ज़मीन का इस्तेमाल इस प्रकार के बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के लिए वो लोग कर देते हैं। लेकिन वे विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों की रहने के लिए, तो जहाँ वाष्पीकरण का दर अधिक होता है, तो वैसे प्रदेश राजस्थान वगैरह के प्रदेश में आप लोग देखिए कि बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण हो जाता है। चाहे साउथ का बिहार का जो साउथ बिहार का साउथ इंडिया का जो कुछ प्रदेश है वहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ों को लगाना ज़रूरी पड़ता है जो कि वहाँ के आम लोगों के लिए भी ज़रूरत हो, लेकिन वहाँ पर पानी की व्यवस्था उतनी अच्छे से नहीं होती है, तो वहाँ पर मैनुअल इरिगेशन की जाती है। क्योंकि जितने भी पत्तों से रिलेटेड सब्जियां होती हैं जिसके पत्तों को हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं वो पानी बहुत ज़्यादा ढूंढता है, तो वहाँ पर वाष्पीकरण का दर बहुत ज़्यादा होता है, और मैनुअल इरिगेशन उन्हीं सब जगह में बहुत ज़्यादा सक्सेसिव भी होती है। साउथ बिहार में भी देखा जाए तो बहुत जगह पे मैनुअल इरिगेशन होती है। देखो ये हम लोग अब कह सकते हो ये अपने मतलब खुद से जो हम लोग छोटे मोटे खेत अपने घर के आसपास में लगाते हैं, मतलब आप लोग देखोगे अब अगर आपका घर शहर में होगा तो घर का छोटा सा ज़मीन हम लोग छोड़ देते हैं जहाँ पे हम लोग छोटे मोटे फल फूल वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इसी फॉर्म का यूज़ करते हैं। और इसके कुछ लाभ भी हैं। कौन से लाभ, मतलब मैनुअल वाले का देखिए, जैसे कि इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इस आदमी को इतना भारी भारी पानी को उठाने का, मतलब आप ऐसे उठा देते हैं। फिर यहाँ पे देख रहे हो ये आदमी गाड़ी धोने वाला से ही जा रहा है पानी हटा रहा है अपने खेत में,
तो अब इसका क्या है कि इसका लाभ देखिएगा, बेहतर जल उपयोग दक्षता, वाष्पीकरण से कम नुकसान के माध्यम से जो कम नुकसान होता है उसमें वाटर का बहुत अच्छा तरीके से यूज होता है। अच्छी तरह से निर्देशित चयनात्मक और लक्षित सिंचाई, जहाँ जरूरत है हमको पानी पटाने का हम सिर्फ उसी जगह पटाते हैं। अब यहाँ पे हम लगाए हुए हैं अपने पौधे, तो मैं यहाँ पे पानी क्यों पटाऊंगा, ये पानी पटाने का कोई जगह ही नहीं है। इसलिए लक्षित होता है, जहाँ जब लक्ष्य है हमें पानी पटाने का हम वहाँ पटाते हैं। अंकुरन के महत्वपूर्ण चरण के नियंत्रण पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। और वो जो फेज होता है जिसमें बीज से अंकुरन होने का समय होता है, उस समय पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो उस केस में भी देखा गया है कि इस प्रकार की सिंचाई को की जाती है। उच्च पैदावार, बेहतर गुणवत्ता, उच्च अंकुरन दर, कीट हमलों की कम घटना। और देखिए जब हम लोग पानी बेहतरीन क्वालिटी का यूज कर रहे हैं और अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग जब भी पानी वगैरह डालते हैं तो जो भी फर्टिलाइजर्स हुआ या फिर जो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह हुआ वो लोग हम लोग डालते हैं, जिससे कि गुणवत्ता अच्छी क्वालिटी के हमें सब्जियां मिलती हैं और उच्च अंकुरन दर बढ़ जाता है। क्योंकि अब देखिए देखा गया है बीज का, जो भी बीज हम लोग पेड़ ज़मीन में डालते हैं तो बहुत सारे ऐसे आपको कीटाणु वगैरह ज़मीन में मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे आपको फंगस मिल जाएंगे जो कि वो बीज को पैदा ही बढ़ने ही नहीं देते हैं, बढ़ा बस वो गल जाता है। तो उस केस में उच्च पैदावार होता है, क्योंकि हम अपने हिसाब से इस चीज़ को चलाते हैं। और प्री मानसून बुवाई की सुविधा देता है, मानसून से पहले, अगर मानसून आने वाला है उससे पहले ही हम चाहते हैं बुवाई करना, उससे पहले ही हम चाहते हैं अंकुरन वगैरह हो जाए, तो इसके लिए भी वो मदद करता है। और स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से निर्माण किया जाता है, और इसके लिए कोई स्पेशल हम लोगों को चीज़ों को नहीं लेना खरीदना पड़ता है। आप देख सकते हो यहाँ 2 ठो बाल्टी खरीद लिया, शायद ये देखा जाए तो ये पानी का वो पेंट का टैंक है, पेंट के टैंक में 2 ठो पाइप लगा दिया और आगे में नोजल लगा के वो पानी डाल रहा है। ये गाड़ी धोने वाला पाइप है, भैया गाड़ी धोने का था तो गाड़ी धोए, और जब जरूरत पड़ रहा है पेड़ पौधे में डालने का तो वहाँ भी वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो स्थानीय सामग्री जो हमारा हाउस होल्ड यूज है उसी से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कम निवेश, इसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। एक्सपेंडिचर मतलब ज़्यादा खर्च नहीं। अब देखिए कोई आदमी शौक से फार्मिंग कर रहा है तो उसको ज़रूरत ही नहीं है कुछ ज़्यादा एक्सपेंस करने का, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाएगा तो कहीं ना कहीं से उसके जेब से पैसे चले जाएंगे और उस हिसाब से उसको बेनिफिट वहाँ से नहीं मिले। लास्ट में जाते जाते कुछ चीज़ों को आपको मैं बता देना चाहूँगा कि इस प्रकार के जल संसाधन विभाग के द्वारा पोस्टर्स जारी किए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं से हमारे आपके नज़र के सामने में भी गए होंगे, आप देख सकते हो। बाढ़ से सुरक्षा और संबंधित सूचना के लिए इतना नंबर पे कॉल करें, ये नंबर है। बाढ़ संबंधित आपदा, आकस्मिकता, तटबंध या सीपेज पाइपिंग, रिसाव, कटाव, क्षरण, जानबूझकर क्षति पहुंचाए जाने आदि से संबंधित जानकारी हम तक पहुंचाए। तो इस प्रकार का आप लोगों को पता ना, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जब बाढ़ वगैरह आने की चांस होती है तो लोग जान के तोड़ देते हैं इस प्रकार के एम्बैंकमेंट। तो उसके लिए वो सरकार क्या करती है, इस प्रकार का मेटालिक फेंसिंग कर देती है इस एरिया में। साथ साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो बोरे वगैरह रखे हुए गए हैं। तो इस प्रकार से रख दिया जाता है कि क्योंकि आसपास का जो भी नदी से सटा हुआ गांव या शहर हो वहाँ पे कम से कम नुकसान हो सके। तो यही सब कारण है बच्चों जिसके कारण इस प्रकार के पोस्टर्स जारी किए जाते हैं। मैंने जल संसाधन विभाग की वेबसाइट पे देखा, सिर्फ एक यही पोस्टर था और ये पोस्टर शायद किसी फैन ने बनाया है। नवादा में धमाल आहार पाइपलाइन का निर्माण, इस प्रकार के नई नई पाइपलाइन वगैरह निर्माण किए जाते हैं। और ये देख रहे हैं ये बीडीओ साहब वगैरह, शायद ये बीडीओ साहब होंगे जिन्होंने इस प्रकार का चीज़ों में वो लोग समझिए तो एक तरीके से इन्विजिलेटिंग वगैरह करते हैं। तो अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस प्रकार के मंत्रालय आपको मिलेंगे और उम्मीद करें कि आप नौकरी जब ज्वाइन कीजिएगा तो कहीं ना कहीं से राज्य को डेवलप करने के लिए आप एक कदम उठाइएगा और कोशिश कीजिए किसी प्रकार की भी जो समस्याएं होती हैं पैसे वगैरह की, जो आप समझ सकते हो, मैं ज़्यादा खुलकर नहीं बोलूँगा, वैसी नहीं आने दीजिए। क्योंकि हम कहीं ना कहीं से जब सिविल सर्विसेज में जुड़ते हैं तो उसके लिए देश या फिर राज्य को डेवलप करने के लिए हम जुड़ते हैं। हमारा कोई लक्ष्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारे राष्ट्र पर या फिर हमारे राज्य पर कहीं ना कहीं से नुकसान हो। तो आप समझ सकते हो, आप लोगों के लिए भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा कि जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक न एक दिन बीपीएससी जरूर क्रैक करें और राज्य सेवा में अपना बहुत बड़ा योगदान दें। क्योंकि हर खेत को पानी मिलना चाहिए और हर व्यक्ति को भी पानी मिलना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। साथ साथ एक और बात कहना चाहूँगा कि वाटर का प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पानी को वेस्ट करेंगे तो याद रखिएगा भविष्य की जो हमारी संतति आएगी उसे शायद पानी नहीं मिल सकेगा, शुद्ध जल नहीं मिल सकेगा। तो इसी के साथ हम अपने क्लास को अभी ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
नेक्स्ट डे हम लोग नए कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।